हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे अपना पार्ट नंबर दो के बारे पार्ट नंबर दो, जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में है। पिछला हमने राष्ट्रपति तक कवर कर लिया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कवर करवा दिए थे उसमें, और कुछ प्रधानमंत्री के बारे में भी बताया था। उसी के आगे है, जो आगे के हैं वो कौन से हैं, वो है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग क्या है कि वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। फिर अनुच्छेद 315 में क्या है, यूपीएससी के बारे में बताया गया है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बताया गया है। फिर अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 324 में। ये सभी क्या है, इनमें सभी में क्या है, राष्ट्रपति इनको क्या है, शपथ दिलाता है, और वही क्या है, इनकी नियुक्ति करता है। ये थे पिछले जो हमने जो पार्ट किया था, पार्ट 1 में बताए थे, वो उसी का ये 2-3 पार्ट रह गए थे। पिछली वीडियो में हम नहीं कवर करवा पाए थे, तो ये इसमें कवर करवाए हैं। ठीक है, जो पीछे क्या थे उनमें भी क्या था, राष्ट्रपति क्या करवाते थे, शपथ दिलाते थे, उनकी नियुक्ति करवाते थे। जो प्रधानमंत्री हैं उनकी करवाई थी, कैग के बताए थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, महान्यायवादी थे। ठीक है, उन सभी के बारे में थी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे संसद के बारे में, हमारी संसद के बारे में। ठीक है, संसद में क्या है हमारी, कि इसमें क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 79 अनुच्छेद 79 में क्या बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है वहाँ पे, क्या कि अनुच्छेद 79 में क्या कहता है कि संसद है जिसमें क्या है, भारत की एक संसद होगी जो किससे मिलकर बनी होगी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वो क्या है, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा की संरचना है। ठीक है, कि क्या क्या होगा उसमें, और राज्यसभा को क्या है, उच्च सदन भी बोला गया है। क्या बोला गया है, उच्च सदन भी बोला गया है। और इसे क्या है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्या है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष में क्या है, इसमें जो सांसद चुने जाते हैं वो हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी 1/3 इसमें क्या है, सदस्य रिटायर होते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। यानी हर 2 वर्ष बाद क्या है, 1/3 सदस्य रिटायर होके नए आ जाएंगे। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी 6 वर्ष बाद दोबारा आएंगे वो 1/3 सदस्य जो अभी नियुक्त किए गए हैं, 6 वर्ष बाद वो रिटायर होंगे। अगले 2 वर्ष बाद रिटायर हो गए वो 6 वर्ष के लिए नेक्स्ट आ जाएंगे। फिर 2 वर्ष के बाद क्या होगा, रिटायर होंगे, फिर नेक्स्ट 2 साल के बाद नेक्स्ट 6 साल के लिए वो आ जाएंगे। इस टाइप से ये चलती रहती है, कभी भी भंग नहीं होती। इसमें कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, इसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो 250 हो सकते हैं, और वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। ठीक है, 233 हैं वो क्या है, राज्यसभा की विधानसभाओं से चुना जाता है, और 12 को मनोनीत किया जाता है। 233 + 12 कितने हो गए, 245 सदस्य हैं जो राज्यसभा में क्या हैं, सदस्य हैं। ठीक है, फिर 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, फिर अनुच्छेद 81 में क्या है कि लोकसभा को क्या है, निम्न सदन भी कहते हैं। क्या है, निम्न सदन भी कहते हैं। इसे भंग भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है, और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने हो सकते हैं, एक तो ये होना चाहिए, लोकसभा में कितने हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। और क्या है, 2 हैं वो अंगल भारतीय,
ठीक है, आंग्ल भारतीय सदस्य हो सकते हैं। इनको कौन नियुक्त करता है? वो प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति करता है इनको नियुक्ति। ठीक है, अभी वर्तमान में ये कर दिए गए हैं खत्म। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? जिनका क्या है, माता या पिता में से कोई भी एक नॉन भारतीय हो या भारतीय हो। ठीक है, दोनों में से एक क्या हो, या तो भारतीय हो, ठीक, एक भारतीय हो या फिर दूसरा क्या हो, विदेशी हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय बोलते हैं, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, इनके सदस्य हैं जो लोकसभा है, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो इनका सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में इनमें कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा के। कितने हैं? 545 सदस्य हैं लोकसभा के। ठीक है, और 245 किसके हैं? राज्यसभा के सदस्य हैं। कितने हैं? 245। और राज्यसभा कितने हैं? 545। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। अब क्या है, जो 7 पद छोड़े गए हैं, 2 आंग्ल भारतीय निकाल के 5 सदस्य हैं, वो कहाँ के हैं? ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, POK है, उसके छोड़े गए हैं। इन फ्यूचर यदि हम उनको ले लेते हैं वो एरिया, तो बाद में उनके सदस्य वहाँ बैठाए जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 83 के बारे में। तो इसमें बताया गया है संसद का कार्यकाल कितना होगा। तो संसद का जो कार्यकाल है वो हर 5 वर्ष में नई सरकार के प्रथम स्तर से, यानी जो सरकार बनती है उससे लेकर 5 साल तक किसका होगा? लोकसभा का कार्यकाल होगा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। किसके? राज्यसभा के। और लोकसभा का क्या होता है? निरंतर 5 वर्ष का होता है, उसके बाद सभी रिटायर होकर दोबारा नई सरकार बनती है। ठीक है, आपात की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल, यानी आपातकाल स्थिति लगी कोई, ठीक है, कोई इमरजेंसी लगा दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो कार्यकाल होता है ना सरकार का, वो 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। किसमें? ओनली इमरजेंसी के काल में। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में क्या है, 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। किसका? लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, तो अनुच्छेद 83 में क्या है? संसद का कार्यकाल बताया गया है। ठीक, फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 89। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 89 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का जो राज्यसभा का सभापति है वो क्या है, इनका एक सभापति होगा। ठीक है, इसके सभापति के बारे में बताया गया है। किसका? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। अब हम बात करेंगे संसद के अधिकारी है ना, उनके बारे में। तो अधिकारी कौन है? अभी बताया मैंने जस्ट कि 89 में क्या बताया गया है कि सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। किसका? राज्यसभा का। ठीक है, और एक उपसभापति भी होगा। ठीक, यह राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। कौन? उपसभापति। कौन होता है? जो उपसभापति होगा ना, वो क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य होता है। किसका होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 93। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोकसभा का अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होगा? एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। दोनों लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो सीधे डायरेक्ट से जनता से चुनकर आए होते हैं, उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, फिर अनुच्छेद 100 में क्या बताया गया है कि संसद की गणपूर्ति। क्या बताया गया है? संसद की गणपूर्ति, यानी स्तर को शुरू करने के लिए जो न्यूनतम मेंबर की संख्या है ना, वो क्या आती है? गणपूर्ति होना, यानी उनकी पूर्ति होना। अब ये तो है नहीं कि किसी भी पार्टी के कोई भी सदस्य ना आए या फिर कोई एक सभापति चले गए वो सभा स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। कितने होना चाहिए? 1/10 सदस्य होने चाहिए, तब आप एक क्या होगा, उस कार्यवाही को शुरू कर सकते हो। किसके लिए? संसद की कार्यवाही शुरू हो सकती है। कब? जब 1/10 सदस्य हाजिर हो वहाँ पे, यानी उनकी गणपूर्ति होनी आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्या है? संसद को विशेष शक्ति दी गई है, यानी संसद को क्या है? विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। फिर अनुच्छेद 107 विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कौन कौन से विधेयक होंगे? धन विधेयक होगा,
वार्षिक वित्तीय विधेयक होगा, कौन से विधेयक पास किया जा सकते हैं या कौन से विधेयक हैं, सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है। ठीक है, तो इन सभी की जानकारी है वो किस में दी गई है, 107 में दी गई है। ठीक है, तो कौन से हो सकते हैं, साधारण विधेयक हो सकता है, ठीक है, जिसमें सामान्य विधि का या कानून का प्रावधान किया गया हो, धन विधेयक हो सकता है, वित्त विधेयक हो सकता है, या संशोधन विधेयक हो सकता है, जिसमें कोई भी अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना हो, यानी कोई भी बदलाव करना हो। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 107 के तहत आता है। फिर क्या है कि अनुच्छेद 110, ठीक है, उसमें क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की। किसमें, अनुच्छेद 110 में किसकी परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की। फिर आता है अनुच्छेद 112, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, यानी पूरे वर्ष का जो वित्तीय विवरण होता है ना, यानी बिल पास होता है हर टाइम, ठीक है, हर साल, तो वो किसका विवरण किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 112 के तहत आता है। यानी पूरे वर्ष का जो लेखा जोखा है, कितना सरकार को खर्च किया, कितना सरकार ने खर्च करना है, किस क्षेत्र में करना है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है, रोडों पे हो गया, कृषि के मामले में हो गया, पशुपालन के मामले में हो गया, लोन के मामले में हो गया, इन सभी की जानकारी है वो किसके अंतर्गत आती है, वो अनुच्छेद 112 के तहत आती है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको प्राप्त मतलब पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, अनुच्छेद 117, ये किसके बारे में, वित्त विधेयक के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, वित्त विधेयक के बारे में बताता है। नेक्स्ट कौन सा है, अनुच्छेद 368, ये संशोधन विधेयक है। क्या है, संशोधन विधेयक, यानी संशोधन करने के लिए आपके लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, कितने आपके साथ मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट में, कितने आपके साथ होने चाहिए। ठीक है, कैसे बिल पास हो सकता है, जब राष्ट्रपति आखिरी जो पड़ाव होता है वो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद क्या है, विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये जानकारी दी जाती हैं। इनके बारे में ये भी है कि जो साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, इनमें डिफरेंस भी होते हैं, पर ये अभी जो महत्वपूर्ण करवा रहा हूँ, डिटेल करवाने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट आता है अपना सर्वोच्च न्यायालय आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट आता है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है कि अनुच्छेद 124 के तहत क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन क्या है, अनुच्छेद 124 के तहत क्या कहता है कि भाई, अनुच्छेद 124 के तहत क्या है कि भाई भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको, यदि हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो सबसे पहला जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ खुला था, कब खुला था, तो 1774 में। और इसके क्या थे, प्रथम जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एलिजा इम्फे थे। कौन थे, एलिजा इम्फे थे। ठीक है, और इसको दिल्ली कब लाया गया, 1935 में क्या है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। किसका, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता से दिल्ली लाके। ठीक है, फिर बाद में क्या है, कौन सा आता है, अनुच्छेद 127। कौन सा आता है, अनुच्छेद 127, यानी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो वो किसके तहत की जाती है, अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 131, यानी मूल अधिकार क्षेत्र, यानी उसका क्षेत्र कितना है, किस क्षेत्र में रहकर वो कार्य करता है। ठीक है, और उसके कार्य क्या क्या हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 131 के तहत आते हैं। इसमें क्या है, 131 के अंतर्गत उसमें क्या बताया गया है कि उसकी शक्तियाँ कौन सी हैं। ठीक है, यानी उसके अधिकार क्षेत्र कौन से हैं, यानी ये आपको कौन से कार्य करने में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख हैं वो कौन से हैं, यानी मौलिक अधिकारों से हनन करना। किसी के मौलिक अधिकार छीने गए हैं तो आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई भी फैसला या विवादित है तो उसके बारे में क्या है, कौन जो बीच बचाव करेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है तो वो कौन देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, इस टाइप से जो भी
जो स्टेट लेवल के मुद्दे होते हैं या नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं उनको कौन देखता है? अपना सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, इस प्रकार के ये जो सभी हैं जो मैंने अभी बताए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद है, मौलिक अधिकारों का हनन है, दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद है, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 131 के तहत आते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 137। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कानून की न्यायिक समीक्षा। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट वह किसी भी विधि का पूर्वावलोकन कर सकता है। ठीक है, यानी कानून की समीक्षा, यानी पीछे कोई कानून बना दिया गया है तो उसकी जो देखना, उसको अच्छे से देखना, परखना, ठीक है, वो सभी जांच कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। किसके तहत कर सकता है? वो अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट हमारा है भाग 6, राज्य के बारे में। ठीक है, तो राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या है? राज्यपाल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो अनुच्छेद 153 के तहत क्या है कि भारत के हर राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। फिर इसमें और क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल हो सकता है। किसके लिए? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 153 के तहत आते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 154 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होंगी? राज्यपाल की जो राज्य की सारी कार्यपालिका की शक्तियाँ ना, वो राज्य में निहित होती हैं। ये सेम ऐसा ही है जैसा कि हमारे देश का हम राष्ट्रपति का कर रहे थे कि उसको पूरी शक्तियाँ दी गई थी देश की। ठीक है, पर किसकी सलाह पर करता था? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। वैसे ही यहाँ पे क्या है, राज्यपाल को पूरी राज्य की सारी कार्यपालिका की शक्तियाँ दी गई हैं, परंतु वो उनका यूज कब करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, फिर जो अनुच्छेद 166 है इसी में ऐड है, वो क्या है? वो क्या कहता है कि इसके तहत क्या है, राज्य का जो प्रशासन है ना, वो राज्य के राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति है। वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 161। ठीक है, समाधान की, यानी राज्य का कोई मुद्दा है, ठीक है, और राज्य में कोई अपराधी है तो उसके समाधान की जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है? राज्यपाल को दी गई है। और देश की किसको दी गई थी? राष्ट्रपति को दी गई थी। किसको दी गई थी? राष्ट्रपति को दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें एक इम्पोर्टेंट और भी ऐड कर सकते हो, 159। ठीक है, 159, उसमें क्या है? इसको शपथ है। शपथ कौन दिलाता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का। किसका? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो राज्यपाल को क्या करता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 के तहत क्या है? मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? मंत्री परिषद का। इसमें क्या बताया गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और क्या है? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। सेम चीज़ कहाँ थी? आपने जब मैं राष्ट्रपति करवा रहा था वहाँ पे भी यही थी कि क्या था, उसमें सदन के बारे में करवाया था। तो उसमें क्या था कि भाई राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। यहाँ पे कौन है? मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि हम राज्य की कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 164, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सेम वैसा ही था जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया था। किसकी नियुक्ति की थी? प्रधानमंत्री की। यहाँ पे किसकी हो रही है? मुख्यमंत्री की हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में। राज्य का क्या होगा? महाधिवक्ता, जो क्या है? एक प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी कौन था? जो राज्य का प्रथम देश का प्रथम
विधि अधिकारी था। ठीक है, ये राज्य का प्रथम विधि का अधिकारी होता है और वैधानिक सलाहकार भी होता है। ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान पद होता है ये। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश का पद होता है ना, उसके सम्मान पद होता है किसका? महाअधिवक्ता का। ठीक है, कब किसके अंतर्गत आता है ये? अनुच्छेद 165 के तहत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। किसके बारे में? राज्य विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 168 के तहत क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि विधानसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बना होगा। अब क्या होगा? सबके लिए क्या है? विधानमंडल बनाया गया है। विधानमंडल किससे बनकर मिला होता है? राज्यसभा और विधानसभा से मिलकर बना होता है। ठीक है, और क्या है? 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है? विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। विधानसभा और राज्यसभा अलग है और विधान परिषद अलग है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद 169 में क्या है? विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है कि उसकी संरचना कैसी होगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इस जो विधानमंडल है, इसका निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन व विघटन भी कर सकती है। किसको अधिकार है? संसद को। संसद है ना, उच्च सदन। ठीक है, उसको अधिकार है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन भी कर सकते हैं वो, और विघटन यानी उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। किसको अधिकार है? संसद को। किसके तहत है? 169 के तहत। ठीक है, यानी विधान परिषद का गठन व समाप्ति किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, यानी हाई कोर्ट के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हम, राज्यपाल पढ़ चुके, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ चुके, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके, महान्यायवादी के बारे में पढ़ चुके, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, उच्च न्यायालय का जिक्र कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो ये उच्च न्यायालय का जिक्र 214 में अनुच्छेद में किया गया है। क्या बताया गया है? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी एक हाई कोर्ट होगा। किसमें? प्रत्येक राज्य में। फिर अनुच्छेद 231 में क्या बताया गया है? 214 में तो ये बताया गया है कि हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, परंतु 231 में साथ साथ क्या बताया गया है? कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संगठित उच्च न्यायालय हो सकता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है कौन सा? चंडीगढ़ न्यायालय। ठीक है, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ठीक, इस टाइप से क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक, और 214 में क्या बताया? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होगा। इन दोनों लाइनों में डिफरेंस है और दोनों का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 217 में क्या बताया गया है? कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें और भी हैं इम्पोर्टेंट और भी हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, पर और भी हैं अलग। जैसे अनुच्छेद 216 क्या कहता है? कि हाई कोर्ट में क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। उनमें से सभी में से क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी के क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, फिर अनुच्छेद 226 में क्या बताया गया है? कि न्यायिक रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 226 में। किसको दी गई है? उच्च न्यायालय को न्यायिक रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। इसमें क्या है? और भी अनुच्छेद थे, जैसे 218 है, उसमें क्या बताया गया था? कि भाई योग्यताएं बताई गई थी कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 62 वर्ष से कम होना चाहिए। 10 वर्ष का न्यायाधीश पद पर रहा हो। जैसे हाई कोर्ट में क्या होता है? जो हाई कोर्ट से नीचे कौन से जो होते हैं? जिला न्यायालय होते हैं ना, उनमें 10 साल का क्या हो? न्यायाधीश रह चुके हों। ठीक है, तो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल से वकील हों। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या है? योग्यताएं होनी चाहिए। किसके लिए? हाई कोर्ट में जज के लिए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के लिए।
फिर उनकी शपथ है वो अनुच्छेद 219 में बताया गया है कि उनकी शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, इस टाइप से ये इनके बारे में जानकारी दी गई है। फिर अनुच्छेद 226 में क्या है, न्यायिक रिट जारी करने की जो शक्ति है वो दी गई है। फिर नेक्स्ट जो आता है अपना संघ शासित क्षेत्र यानी यूटी, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश आप इनको बोल सकते हो। अब उनके बारे में, राज्य के बारे में जान चुके हम, ठीक है, केंद्र के बारे में जान चुके। अब किसके बारे में जानेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। जो पहले वाला पार्ट करवाया था मैंने, उसमें भी मैंने फुल डिटेल से बताने की कोशिश की थी, क्योंकि महत्वपूर्ण करवा रहा हूँ पर उसके साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए और आप अच्छे से उसको कवर कर पाएँ और लंबे समय तक याद रखें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से आप अपने क्वेश्चन जो पॉलिटी से या मौलिक अधिकार से या अनुच्छेदों से कोई भी क्वेश्चन उठे संविधान से तो आप उसको कवर कर पाओ। ठीक है, तो फिर क्या है आगे, संघ शासित क्षेत्र। इनका वर्णन कहाँ से किया गया है, तो इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक। कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 239 में क्या कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा चलाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा या इसके प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कोई भी प्रशासक बना दिया जाएगा भाई कि आप इसको हैंडल करो या आप इसको चलाओ, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसी भी निकटतम राज्यपाल को भी संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। यानी कहने की बात यह है कि राष्ट्रपति है, जैसे कोई भी राज्यपाल है हो गया, कोई भी नियरेस्ट है, ठीक है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी जो नियुक्ति है, उसके जो प्रशासक की नियुक्ति है वो उसके आसपास लगे कोई भी क्षेत्र या कोई भी राज्य है उसके ही राज्यपाल द्वारा भी करवा सकता है। ठीक है, उसका प्रशासक बना सकता है, उसको कौन बना सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, 2 अनुच्छेद और जोड़े गए थे। कौन से में, 69th अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, यानी संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो 239A और 239B। ठीक है, इनमें क्या था कि 239 में क्या है, इनमें दिल्ली और पांडिचेरी के लिए विधानसभा का गठन भी किया गया था इसमें। ठीक है, और प्रशासक किसको बनाया गया था, उपराज्यपाल को। किसको बनाया गया था, उपराज्यपाल को बनाया गया था। ठीक है, और 239B था, उसमें क्या था कि उसमें उपराज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उसमें अध्यादेश जारी करने की क्या है, शक्ति प्रदान कर दी गई थी। फिर अनुच्छेद आता है 241। 241 में क्या है कि प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है के लिए उच्च न्यायालय होगा। यानी इनके लिए क्या है, उच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो क्या है, किसके अंतर्गत किया गया है, ये अनुच्छेद 241 के तहत क्या है कि प्रत्येक जो संघ शासित क्षेत्र है ना उसके लिए क्या होगा, केंद्र शासित जो उच्च न्यायालय है वो होगा, यानी हाई कोर्ट होगा इनका भी अलग से। ठीक है, अलग का मतलब 2 या 2 से अधिक का पीछे बताया था मैंने। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक का होगा तो इनको भी किसी के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी इनको भी क्या है, हाई कोर्ट के अंडर लिया जाता है। ठीक, फिर हमारा आता है अनुच्छेद 330। इसमें क्या है कि लोकसभा में SC और ST आरक्षण। ठीक है, यानी इनके लिए SC और ST के लिए क्या है, लोकसभा में आरक्षण है, यानी लोकसभा सीटों पर आरक्षण है। लोकसभा का जो भी जो क्षेत्र होता है किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र का किसी भी एक राज्य में, ठीक है, तो राज्य में क्या है, SC और ST के लिए आरक्षण दिया गया है कि भी लोकसभा सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। किसके लिए, SC और ST के लिए। ठीक है, वो किसके अंतर्गत बताई गई हैं, अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 332 के तहत क्या है, राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण, यानी जो राज्य की विधानसभा है ना, विधानसभा पहले क्या था, लोकसभा, अब क्या है, विधानसभा। विधानसभा के लिए क्या है, SC और ST का आरक्षण, यानी जो विधानसभा क्षेत्र होता है ना, जैसे कई छोटे क्षेत्रों में बोलते हैं कि हल्का
फलानी जगह का नाम दे दिया उसको, इस हल्के से ये उम्मीदवार उठा, इस हल्के से ये उम्मीदवार है, तो उस हल्के का क्या है, उसको क्या कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ से SC और ST का ही उम्मीदवार क्या लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, यानी उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, विधानसभा में भी क्या है, इनका आरक्षण है, किसका, SC और ST का किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 332 के तहत। फिर क्या है, अनुच्छेद 335 में क्या है, सेवा व पद में SC और ST का आरक्षण, यानी कोई भी सेवा या पद, ठीक है, कोई भी नौकरी के लिए, ठीक है, कोई पद है उसके लिए, उसमें क्या है, SC और ST का आरक्षण दिया गया है, किसके तहत, अनुच्छेद 335 के तहत दिया गया है। यानी कोई भी सेवा क्षेत्र है या कोई भी पद है, उनमें क्या है, SC और ST का अलग से प्रावधान किया जाता है। जैसे भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें क्या है, अलग से आएगा कि जनरल कास्ट या OBC के लिए क्या है, इतनी फीस है, SC ST के लिए 0 फीस है, इस टाइप से। तो वो 0 फीस होती है ना, वो SC और ST का आरक्षण है वो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैकेंसीज अलग होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, आरक्षण के तहत या इनमें प्रावधान किया गया है हमारे संविधान संशोधन में, ताकि इनको उबार सकें। ठीक है, यानी जो ट्राइब्स थी, इनकी शेड्यूल कास्ट थी, उनको उबारने के लिए ये कदम उठाए गए थे। ठीक है, यानी कानून की नज़र में या विधि के समक्ष सभी को समानता देने के लिए ये कार्य किए गए थे। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 338 और 338A, दोनों क्या हैं, अनुच्छेद 338 में क्या है, SC आयोग का गठन किया गया था, और 338A में क्या है, ST आयोग का गठन, यानी दोनों का, SC का भी आयोग है और ST का भी आयोग है। ठीक है, यानी शेड्यूल कास्ट का भी आयोग है और शेड्यूल ट्राइब्स का भी आयोग बनाया गया है। और क्या है, 338B में क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, कब, 103वां संविधान संशोधन 2018 में। कब किया गया था, 103वां संविधान संशोधन हुआ था ना 2018 में, तो उसमें क्या है, वो जोड़ा गया था, अनुच्छेद 338B जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखो मूल संविधान में तो था सिर्फ एक ही, अनुच्छेद 338, बाद में कौन सा थी, A भी जोड़ा गया और B भी। तो ये बाद के जो जोड़े गए हैं ना, इनको मिला के 484 जो अनुच्छेद हुए हैं वो हुए हैं। ये नहीं कि आगे बढ़ा दिए, 385 थे तो 386, 387, 388 ऐसे कर दिए, नहीं, उनको ऐसे ही जोड़ा गया है कि A B की सीरीज में। ठीक है, फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 343, यानी भारत की राजभाषा व लिपि। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बताया गया है, कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है भाई ज़्यादा। क्या है, अनुच्छेद 343 में कि भारत की राजभाषा है वो क्या होगी, तो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, तो ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 343 के तहत बताया गया है कि जो भारत राज्य करेगा, ठीक है, जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, जिसमें लेटर जारी किया जाएगा। ठीक है, वैसे तो कार्यकारी भाषा है वो इंग्लिश है, मोस्टली जो काम होते हैं वो इंग्लिश में लेटर जारी करते हैं या हिंदी में जारी करते हैं ज़्यादा। फिर है अनुच्छेद 243A से O तक, इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, यानी ग्राम पंचायतों का विवरण दिया गया है, किसमें, A से O तक, अनुच्छेद 243 में। किसमें, अनुच्छेद 243 में A से लेकर O तक किसका गठन, किसके बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायतों के बारे में, कि इनकी समिति का गठन कैसे होगा, ब्लॉक समिति पर कैसे कार्य करेंगी। ठीक है, फिर ये जिला स्तर पर क्या है इनका, ग्राम स्तर पर क्या है। ठीक है, तो इस टाइप से इनके बारे में बताया गया है, किसके बारे में, अनुच्छेद 243 में A से लेकर O तक किसके बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। पहले कौन से बताए थे मैंने इसी पेज पे, कि लोकसभा में SC का, राज्यसभा में SC का, विधानसभा में है, लोकसभा में है, सेवा व पदों में इनकी छूट है। ठीक है, SC आयोग, ST आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है। ठीक है, वो कब है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, उसके तहत किया गया था। फिर इम्पोर्टेंट है 343, भारत की राजभाषा व लिपि के बारे में। इसमें क्या बताया गया है कि अपनी जो भाषा है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, फिर 243 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपातकालीन प्रावधान के बारे में, यानी इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया है,
राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, यानी पूरे देश में इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो बताया गया है कि इसमें कौन से प्रावधान किए गए हैं कि इस समय आपके जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन कैसे, जैसे किसी भी कोई भी राज्य है उसमें जो विधानसभा है अच्छे से कार्य विधानसभा है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे हटा के उस सरकार को हटा के क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, जो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल हैं जो नियुक्त किए गए हैं वो उस पर प्रशासन अपना शासन है वो करते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 360, इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या किस बारे में बताया गया है? वित्तीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल के बारे में, यानी भाई क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, फंड्स ना बचें। ठीक है, किसी भी देश के पास, या अपने देश के बारे में बात हो रही है, तो यदि किसी भी देश के अपने देश के पास यदि पैसा ना हो, ठीक है, पैसा मतलब कि भाई दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए जीरोक्स ना अपने पास फंड ना हो, तो हम क्या है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अभी तक इंडिया में ऐसा लगा नहीं है, कभी तक आज तक भी नहीं लगा है ये। ठीक है, कब? अनुच्छेद 360 के तहत ये बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 368, यानी संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन यानी कोई भी बदलाव करना है। ठीक है, वो कि उसके बारे में किस में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में बताया गया है। किस बारे में? कि संविधान संशोधन कैसे कर सकते हैं, संसद में बिल लाकर। ठीक है, कितने सदस्यों की उसमें क्या होनी चाहिए? सदस्यता होनी चाहिए कि भाई कितने संसद उसकी तरफ हैं, उस संसद को बिल पास करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति क्या है? सलाह पर उस पर साइन करके दे, तब जाके क्या होगा? वो बिल पास हो, तब वो क्या होगा? संशोधन होगा। ठीक है, यानी कानूनी सलाहकार भी होने चाहिए, उसका अपोज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी बहुमत से वो पास होता है। इस प्रकार संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये पूरे जो जितने भी अनुच्छेद थे मैंने कवर करवाने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट थे वो, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो इन दोनों जो पहले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों मैंने कवर करवा दिए हैं दोनों में। इस प्रकार की अहम जानकारी के लिए हमें प्लीज़ फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गोल्डन नंबर 1 क्लासेज। और किसी भी प्रकार की जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उसी बारे में आपको उस टॉपिक के बारे में आपको क्लास दे देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।